हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर वर्क पावर एनर्जी की क्लास चल रही है। इसके पहले लेक्चर 1 जो हमने बोर्ड में कंटिन्यू किया था उसमें आपने देखा था, मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम बताई थी और मैंने कहा था कि जो टोटल वर्क डन होता है बच्चों, वो किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी के चेंज के, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के। और आपने सीखा था कि टोटल वर्क डन W इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। बेटा इसको डेल्टा के भी कहा जाता है, बिकॉज के मतलब चेंज, सॉरी डेल्टा मतलब चेंज। सो दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको मोर क्लियरली बेटा आप लोगों ने हाफ mv² माइनस हाफ mu² आपने देखा था, है ना, और ये डेरिवेशन हमने किया था। आइए दोस्तों, आज इसके आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में दिया था, अब देखते हैं मगर और ज़्यादा डिटेल में। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप। बेटा चेंज इन शेप के लिए मैं कहूँगा आप अल्टरनेट बेस्ट वर्ड यूज़ करिए, कॉन्फ़िगरेशन। क्या यूज़ करेंगे बेटा? कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना बेटा? हाँ, या चेंज इन शेप भी कह सकते हैं। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों वैसे तो देखो बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, बहुत सारी, ठीक है ना, बट मेनली बेटा हमारे सिलेबस में दो पोटेंशियल एनर्जी आपको कवर करनी है यहाँ पे, है ना। एक होती है बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसकी वजह से? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब बेटा किसी चीज़ की, किसी मटेरियल की इलास्टिसिटी के कारण, किसके कारण? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के कारण बेटा वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उस बॉडी में, उसे बोलते हैं आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा आपने गुलेल देखा होगा, ये गुलेल इस तरीके से हुआ करता है और यहाँ पर बेटा एक इस तरीके से एक यहाँ पे बेल्ट कनेक्ट रहती है, रबर की रहती, क्या रहती है? बेल्ट कनेक्ट रहती है रबर की। फिर आप क्या करते हो बेटा? बेटा आप इस गुलेल की रबर को खींचते हो, बहुत दूर तक खींचते हो और ये आप यहाँ पर एक स्टोन लगा करके जोर से छोड़ देते हो इसको। ओके, तो बेटा होता क्या, देखो ये जो बेटा गुलेल की नॉर्मल पोजीशन है पहली वाली, और सेकंड बेटा आपने क्या कर दिया, इसको स्ट्रेच कर दिया। क्या कर दिया बेटा? इसको स्ट्रेच। समझ में? तो इलास्टिसिटी के कारण ये बॉडी अपने पुरानी शेप में आना चाहती है, समझ गए ना। और जब आना चाहती है तो बेटा आपने बहुत जोर का खींचा है, तो जो इसमें एनर्जी स्टोर हुई है ये उस एनर्जी को क्या करेगी? रिलीज़ करेगी। क्या करेगी? रिलीज़ करेगी। और उसी एनर्जी की वजह से ये स्टोन जो होता है फेंक जाता है। समझ में आ गया? अब बेटा बैडमिंटन वाला, अब जैसे यहाँ पर बच्चों ने हमसे पूछा कि सर बैडमिंटन में कौन सी एनर्जी रहती है। देखिए बेटा बैडमिंटन में दो प्रकार की एनर्जी रहती है, सही बात है एकदम। बेटा जो बैडमिंटन का रैकेट होता है, बैडमिंटन के रैकेट में आ करके जो आपका शटल कॉक होता है बेटा वो टकराता है। बात तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे शटल कॉक जो होता है क्या होता है? टकराता है। हल्का सा बेटा इसको पुश मिलता है ना। तो इलास्टिसिटी कारण बिल्कुल सही बात है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी यहाँ पे स्टोर होगी और बाद में रिलीज़ होगी। क्या होगी? बाद में रिलीज होगी। मगर बेटा आप ये भी देखें कि केवल पोटेंशियल एनर्जी का काम नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का काम नहीं है। जब आप इसको बहुत तेज़ी से वेलोसिटी से ले जाते हैं बेटा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी इन्वॉल्व रहती है। समझ में आ गया? तो बैडमिंटन खेलते समय केवल पोटेंशियल का काम नहीं है। मगर बेटा जब आप गुलेल से किसी चीज़ को हिट करते हो तो पूरा पूरा किसका काम है बेटा? पोटेंशियल का। समझ में आ गया ना? किसका काम है? पोटेंशियल का, क्योंकि गुलेल तो आपका रेस्ट में रहता है और इससे आप पीछे ले जाते हैं, है ना। इसे आप कहाँ ले गए? पीछे ले गए। तो बेटा मतलब किसी चीज़ की पोजीशन के कारण, किसी चीज़ के ओरिएंटेशन के कारण, किसी चीज़ के आपके चेंज इन शेप के कारण, कन्फिगरेशन के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा आपने देखा धनुष बाण, तो बेटा ये बाण को खींच रहा है बेटा, ये डोरी में बेटा नॉर्मली ये जो डोरी थी शुरुआत में क्या थी बेटा? इस तरीके से थी, ये ऐसी थी, नॉर्मल थी। बोलो थी कि नहीं थी बेटा? तो बेटा फर्स्ट केस में यदि आप बोलोगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? ज़ीरो थी। कितनी थी? ज़ीरो थी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार का खिंचाव नहीं था। बट बेटा जैसे ही आपने इस डोरी को खींचा, देखो ध्यान से, तो ये इसके डोरी की लेंथ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? मतलब बेटा इसका जो शेप एंड साइज़ है बदल गया कि नहीं बदल गया? बिल्कुल बदल गया, है ना बेटा। मतलब इसके अंदर क्या आ गई? एक एनर्जी स्टोर हो गई। क्या हो गई? इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई। उस एनर्जी को स्टोर करने का काम किसने किया? इस तीरंदाज ने। इस तीरंदाज ने अपनी मेहनत करी किसके ऊपर? डोरी के ऊपर। यस और नो? अब डोरी जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने वाली है, उसके कारण ये डोरी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए ये एनर्जी सारी की सारी किसको दे देगी? इस तीर को। किसको दे देगी? इस तीर को। अब तीर जो है बेटा एनर्जी लेकर के जाएगा, केवल और केवल मोशन करेगा। क्या करे? केवल केवल मोशन। तो वो कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी। क्या कहलाएगी बेटा? क्लियर कि नॉट क्लियर?
समझ में आ गया बच्चों? तो ये कहलाता है बेटा, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा जहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के कारण एनर्जी आपको दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चाहे बेटा स्प्रिंग कोई कंप्रेस हो रही है, कल मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई मोटे से अंकल जी आकर के इस स्प्रिंग पे बैठ गई है, स्प्रिंग इस तरीके से इतनी कंप्रेस हो गई है ना। अब जैसे ही ये छोड़ेंगे इसको, स्प्रिंग को, बहुत ज़ोर से ये एनर्जी से बाहर जाएगी, रिलीज होगा। ओके, सो द एनर्जी स्टोर्ड बाय स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। तो बेटा इलास्टिसिटी का केस दो ही केस में आता है ज़्यादातर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, एक स्ट्रेचिंग में और एक कंप्रेसिंग में, ऑफ एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा ऑब्जेक्ट? इलास्टिक ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? इलास्टिक ऑब्जेक्ट। समझ गए ना? तो इलास्टिक ऑब्जेक्ट को खींचने में, दबाने में जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आ गया बच्चों? अब नेक्स्ट आती है बेटा अगली एनर्जी जो होती है, जो आप ग्रेविटेशन के सेंस में करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, कल मैंने आपको बहुत देर तक बताया इसको, मैंने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप h हाइट तक उठाते हैं, यस और नो, h हाइट तक क्या करते हैं? उठाते हैं। तो आपको यहाँ तक उठाने में एक वर्क करना पड़ता है, एंड दैट वर्क इज इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच, दैट वर्क इक्वल्स टू एम जी एच, दैट वर्क इक्वल्स टू, सो बेटा दिस वर्क इक्वल टू एम जी एच। ये वर्क बेटा आपने किया, ये वर्क आपने किया। अब ये वर्क आपने किसके अगेंस्ट किया बेटा? ग्रेविटी के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि बेटा नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? एम जी, और इसी चीज़ को आपने ऊपर कितने फोर्स से उठाया? एम जी फोर्स से। उठाया कि नहीं उठाया? तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स एम जी है, आपने ऊपर की तरफ एम जी फोर्स लगा के एच हाइट तक इसको ले गए। तो ये एक्चुअली ये काम आप किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट किया गया काम इस पॉइंट पर आकर के स्टोर हो गया। कितनी एनर्जी के साथ? एम जी एच के साथ। किसके साथ? एम जी एच के साथ। अगर आप वापस इस बॉडी को यहाँ से छोड़ देंगे तो धपाक से ये बॉडी नीचे गिरेगी। समझ गए? क्यों? क्योंकि आपने जो मेहनत की थी यहाँ ले जाने में, वो इस मेहनत को वापस करेगी। क्या करेगी? वापस करेगी। एम जी एच लिया और बदले में एम जी एच दिया। तो बेटा इस पॉइंट पर जो एनर्जी थी, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने में जो किसी पॉइंट पर एनर्जी स्टोर होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया बच्चों? द एनर्जी स्टोर ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ पोजीशन। हियर पोजीशन का मतलब यहाँ बेटा हाइट, क्योंकि भैया ग्रेविटी में आप क्या ट्रेवल करोगे? हाइट ही ट्रेवल करोगे, है ना। और हाइट अबव द ग्राउंड, हाइट अबव द ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? अब देखिए बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में वर्क डन कितना होगा। ये देखिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। कल मैंने हालांकि बहुत अच्छे से समझाया इस चीज़ को, वर्क डन बाय ग्रेविटी। चलिए देख लेते हैं बेटा। अगर आप हाइट h1 तक गए हैं, कितने तक? h1 तक गए हैं, तो मुझे बताइए पहली पोजीशन में वर्क डन बाय ग्रेविटी, मतलब फर्स्ट पोजीशन में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? अगर मैं W1 मान लूँ, यहाँ तक ले जाने में W1 कितना होगा? चलिए, W वर्क डन बाय ग्रेविटी इन फर्स्ट पोजीशन, कोई बता सकता है कितना होगा बेटा? h1 हाइट तक वर्क डन बाय ग्रेविटी, कल ही बताया था आप लोगों को, कुछ याद है? भूल गया बेटा, याद करो, मैंने बताया था एम जी एच माइनस का, याद आया? और h1 तक है तो एम जी h1। क्यों? अरे भैया क्योंकि एम जी नीचे लगेगा इसमें तो ना, यस और नो? एम जी क्या लगेगा? नीचे लगेगा, यस कि नो? भाई एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा, एक्सटर्नल एजेंट का काम कितना हो जाएगा? डब्ल्यू एक्सटर्नल, कल यही तो पढ़ाया गया आप लोग को, दैट इज इक्वल टू एम जी एच, दैट इज इक्वल्स टू एम जी एच। क्योंकि भैया एक्सटर्नल फोर्स भी ऊपर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर कर रहा है, हाँ या ना। मगर ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? ऊपर। चलिए ये तो पहला केस था। मान लीजिए इसी ऑब्जेक्ट को एक दूसरी पोजीशन H2 तक हम ले जाते हैं, तो अब वर्क डन बाई ग्रेविटी इन सेकेंड केस कितना हो जाएगा बताइए? एम, गलत बोल रहे हैं, माइनस एम जी एच टू, माइनस एम जी एच टू। तो बेटा ये हो गया वर्क डन इन ग्रेविटी इन सेकेंड केस। क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि आप ऑलरेडी H1 हाइट पर थे और H2 हाइट पर ले गए, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा? सो बेटा डेल्टा W, चेंज इन वर्क डन, चेंज इन वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो बेटा डेल्टा W किसका चल रहा है? ग्रेविटी का। किसका चल रहा है? दैट इज इक्वल्स टू W2 माइनस W1। तो बेटा देखो कितना हो जाएगा, माइनस एम जी, W2 कितना है? H2, और माइनस, एक मिनट यहाँ पे माइनस आ गया,
और W1 कितना है बोलो, माइनस mgH1। कन्फ्यूज तो नहीं हुए, क्योंकि W1 खुद में निगेटिव है ना। तो एक माइनस साइन तो फॉर्मूले का चेंज का, और एक माइनस साइन इसका, तो बेटा कितना हो गया, माइनस mgH2 प्लस mgH1। यस और नो। सो बेटा mg कॉमन ले लीजिए, या इसको आगे लिख लो, mgH1 माइनस mgH2। यहाँ से mg कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, H1 माइनस H2। समझ में आ गया। सो ये है चेंज इन एनर्जी, ठीक है ना। तो देखिए ये माइनस mg, या एक काम करें, यदि आप माइनस mg कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा यार। इधर पे आप ये भी देख सकते हो, अगर आप माइनस mg कॉमन ले लो बच्चों, माइनस mg, तो क्या बनेगा, H2 माइनस H1। बट यदि आप प्लस mg लिखते हो तो आप क्या लिखोगे, H1 माइनस H2। समझ में आ गया। तो ये क्या है बेटा, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बेटा फॉर्मूला है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आप जो एनर्जी ले रहे हैं सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलेंगे, चेंज इन वर्क डन बाई ग्रेविटी, चेंज इन वर्क डन बाई ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी का वर्क डन है। ओके बेटा, ग्रेविटी का वर्क डन है, तो इसको बोल सकते हैं आप चेंज इन वर्क डन बाई ग्रेविटी, चेंज इन वर्क डन बाई ग्रेविटी। क्लियर है बच्चों, क्लियर हो गया। तो ये ग्रेविटी का वर्क डन है, दैट इज इक्वल्स टू mg H1 माइनस H2, या माइनस mg, इसी को लिखते हैं माइनस mg H2 माइनस H1, ठीक है ना। मतलब हमने सिंपल शब्दों में किया क्या बेटा, हमने ये सीखा कि यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाने में ग्रेविटी का किया गया काम माइनस mg H1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में किया गया काम कितना है, माइनस mg H2। तो बेटा इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का काम कितना होगा, माइनस mg H2 माइनस H1, ये होगा। ये हमने प्रूफ कर लिया, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। यस चलिए, अब आप कहेंगे कि सर जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करते हो तो आप जो है सर अर्थ को जीरो लेवल पे मानते हो। अर्थ को किस पे लेवल पे मानते हो, मतलब आप अर्थ की सरफेस पे बैठे हो, इसको आप मानते हो कि यहाँ पे हाइट जीरो है। क्या है, हाइट जीरो है। और आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो कि सर h हाइट तक गए हैं, ठीक है ना। तो नीचे इस बॉडी पे कितना वेट लग रहा था, mg, तो ऊपर इसको खसकाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg। तो बेटा वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, mg इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना, h। आंसर कितना बन गया, mgh। कितना बन गया, mgh। अब एक यहाँ पर एक बेटा विवाद की स्थिति जनरेट होने वाली है। वो विवाद की स्थिति क्या है, देखिए बेटा, वो विवाद की स्थिति ये है कि आप कहेंगे सर अब देखिए ये अर्थ तो राउंड शेप है, अर्थ क्या है, राउंड शेप है। भाई साहब आप तो यहाँ बैठे हो, आप अपने एच को यहाँ पे जीरो मान रहे हो, बोलो है ना। मगर बेटा जो साउथ अमेरिका वाला है वो बिल्कुल हमारे नीचे है, बोलो ये सुनो। अब वो वहाँ से कैलकुलेट करेगा तो वो सर एच इक्वल टू जीरो मानेगा, मानेगा कि नहीं मानेगा। मगर सर इसके लेवल में तो ये नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसके लेवल में क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो सर ये मैटर क्या है, मतलब ये एक्चुअली हम एच जीरो कहाँ पे, रेफरेंस लेवल हम किसको मानते हैं बेटा। उत्तर ये है रेफरेंस लेवल आप जिसको चाहो उसको मान सकते हो। जैसे कल हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, पेन को ड्रॉप करने वाला, बोलो है ना, पेन को ड्रॉप करने वाला हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। क्लियर। तो पेन को हम ड्रॉप कर रहे थे हम लोग बेटा, हमारा क्लास कहाँ पे लग रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे। कहाँ पे लग रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे, है ना। तो देखा जाए तो हमारा पेन बेटा यहाँ से यहाँ गिर रहा है, और हम कहते थे कि ये जो रेफरेंस लाइन है दिस इज एच इक्वल टू जीरो। मगर इसके नीचे भी एक बेटा ग्राउंड फ्लोर है, बोलो है ना। अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे पढ़ाता हूँ, बीच में कोई जगह ना होती तो मेरा पेन तो फिर यहाँ मिलता, बोलो मिलता कि नहीं मिलता। तब तो आपको कल कहना चाहिए कि सर एच इक्वल टू जीरो ज़मीन को लो ना, आप तो छत पे पढ़ा रहे हो। मगर हम कैलकुलेशन अपनी कहाँ से करेंगे बेटा, यहाँ से। कितने से करेंगे, यहाँ से। तो सवाल उठता है कि रेफरेंस लेवल कहाँ पे माना जा सकता है। उत्तर है कि जहाँ पे आपकी मर्जी हो, जहाँ पे आपकी मर्जी हो। समझ में आ गया। जब दो लोगों की तुलना होती है तो उसमें रेफरेंस का कोई महत्व नहीं रह जाता, रेफरेंस का महत्व नहीं रह जाता। जैसे एक के मार्क्स आए 70 और एक बच्चे के मार्क्स आए कितने, 80। अब यदि हम इनकी तुलना कर रहे हैं तो डिफरेंस कितने का मिलेगा, 10 का मिलेगा। बोलो यस और नो, ठीक है ना। डिफरेंस कितने का मिला, 10 का। ये कहाँ के रिस्पेक्ट में आप मार्क्स मान रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपने 20 को रेफरेंस माना था, कितने को माना था,
20 को रेफरेंस माना था। तो भैया देखो 20 रेफरेंस था, अब 20 के ऊपर 70 कितनी हाइट पे है, 50 की हाइट पे है, 50 की हाइट पे है, 20 + 50 70, बोलिए सुनो। और 20 के ऊपर 80 कितनी हाइट पे है बेटा, 60 हाइट पे है कि नहीं है। तो अब दोनों का लेवल ऑफ डिफरेंस देख लीजिए, 60 - 50, 60 - 50, आंसर कितना 10। समझ में आ गया। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपका रेफरेंस क्या है उससे मायने नहीं रखता है। समझ में आ गया ना, कंपैरिजन में केवल डिफरेंस मायने रखता है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग फील करते हैं जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो आप अपने पड़ोसी वाले से कंपैरिजन करते हैं, है ना। आपके भले 100 मार्क्स में 35 मार्क्स आए हैं, आपका कंपैरिजन रहेगा किससे, अरे सर उसके भी तो 34 आए हैं, मैं तो उससे 1 नंबर ज़्यादा ही हूँ, है ना। क्लियर है भाई साहब, ठीक है ना। आप ये नहीं देखेंगे कि भाई साहब पूरे फुल मार्क्स 80 के हैं, मतलब टोटल मैक्सिमम मार्क्स 80 है, इससे कंपैरिजन नहीं है आपका, आपका कंपैरिजन बाजू वाले से, ठीक है बेटा। तो ये मतलब सवाल ये है कि बेटा रेफरेंस किसको मान सकते हैं, आंसर एनी लेवल कैन बी कंसीडर्ड एज अ रेफरेंस। क्लियर। और रेफरेंस पर बेटा हमको खुद ही U = कितना लेना है, 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या मान के चलनी है, 0 मान के, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आपने अगर बेटा U ग्राउंड लेवल पे 0 मान लिया, आपने ग्राउंड लेवल को क्या मान लिया बेटा 0, क्योंकि एक सवाल आता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, क्या क्या हो सकती है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, है ना, 0 और एनीथिंग। आंसर है एनीथिंग, इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और 0। समझ में आया। देखिए कैसे बेटा, ये बच्चा है ग्राउंड पे खड़ा हुआ है ना, ये जुम्बा डांस कर रहा है ना, एक टर्पोलिन पे खड़ा हुआ है, टर्पोलिन पे, क्योंकि ये है ना। अब बेटा टर्पोलिन पे नाचते हुए ये देखिए इसका पैर रेफरेंस लेवल से नीचे चला गया, बोलिए हाँ है ना। तो अगर आप ऊपर +h काउंट कर रहे हैं तो नीचे क्या काउंट करेंगे, -h करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, बोलिए ऐसा नो। तो अगर ये टर्पोलिन h हाइट तक नीचे की तरफ जाती है, बोलिए यस और नो, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी वो कितनी हो जाएगी, -mgh, यस कि नो। अगर ये वहीं पर खड़ा है ग्राउंड लेवल पे तो U कितना है, और अगर ये h हाइट ऊपर कूद लेता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मतलब उस हाइट तक जाने में किया गया काम, एंड दैट वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच, mgh। समझ में आ गया। तो मतलब मेरे कहने का मतलब बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। एक बढ़िया एग्जांपल देके आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए, ये आपके पास में एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग यहाँ पे लटक रही है, ठीक है ना, नॉर्मल सिचुएशन है, खाली स्प्रिंग है, कुछ आपने लटकाया नहीं है। अब आप देखिए, यदि आप स्प्रिंग में एक वेट लगा देते हैं, यहाँ पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी U कितनी थी, 0। अब आप यदि इस पर एक वेट लगा देते हैं तो ये स्प्रिंग कहाँ की तरफ खींचेगी बेटा, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, बिल्कुल सही, क्योंकि वेट हो गई है, ये स्प्रिंग नीचे की तरफ खींचेगी, बोलिए यस और नो। तो अब ये रेफरेंस लेवल 0 से आगे की ओर नीचे की ओर बढ़ रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। क्यों, आप इसको ग्रेविटेशन के सेंस में मत लीजिए ना, आप ग्रेविटेशन पकड़ रहे हैं। ये बताइए लेंथ बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही ना, स्प्रिंग की लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर आप ग्रेविटेशनल एनर्जी नहीं निकाल रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आप कौन सी एनर्जी निकाल रहे हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा यहाँ पर एनर्जी ग्रेटर देन 0। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब यदि इसी स्प्रिंग को आप दबा दो ऊपर की तरफ तो भी एनर्जी स्टोर करेगी कि नहीं करेगी। अभी ये क्या करेगी, ये एनर्जी जो है ये पीछे की तरफ खिंचाव करेगी तो भी एक एनर्जी दिखाएगी। और यदि आप स्प्रिंग को ऊपर की तरफ दबा दो, ये लो आपने दबा दिया, बोलो है ना, क्लियर, दबा दिया कि नहीं दबा दिया, तो यहाँ पर भी इसके पास एनर्जी होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर एनर्जी अगर ये पॉजिटिव है तो इसे क्या मानेंगे, नेगेटिव। समझ में आ गया। तो रेफरेंस इज दिस U = 0। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये बच्चों हो गया आपके पास। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, सो सिंपल बेटा, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बेटा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है बेटा, जैसे ही समझो
कि एक कमरे में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम है पोटेंशियल एनर्जी, ये घर से बेटा 30 रुपीज़ की कॉशन मनी लेकर के आया है, पॉकेट मनी कितनी लेके आया है 30 रुपीज़, और दूसरे बच्चे का नाम है काइनेटिक एनर्जी, ये बेटा घर से लेकर के आया है 50 रुपये, बोलो हाँ है ना, और ये कमरा बंद है, ये कमरा क्या है बंद है। बेटा ये नोट एक्सचेंज करने का कितना भी खेल खेल ले, मुझे बताओ टोटल एनर्जी, टोटल मनी इनके पास कितने रुपए रहेगा 80 रुपीज़, बोलो यस और नो। अब भैया इस केस में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का खेल खेलेंगे, ये पोटेंशियल कहेगा मेरे पास 30, वो कहेगा मेरे पास 50, अच्छा एक काम कर तू 10 दे दे, बोलो इसके पास कितने बचे 20, और इसके पास कितने 70, चल 10 और दे 60, हाँ बेटा 60, बेटा इसने इसको 10 दे दिया तो इसके पास कितने बचे 10, इसके पास कितने हो गए 70, फिर इसने इसको 50 दे दिया है ना, तो इसके पास कितने हो गए 60, और इसके पास कितने बचे 20। बेटा हर केस में टोटल एनर्जी निकालो, कितना 80, इसमें भी कितना 80, इसमें भी कितना, इसमें भी कितना, बस याद रहे किसी बाहरी ताकत का इन्फ्लुएंस ना हो, बाहरी ताकत का इन्फ्लुएंस ना हो, और जब बाहरी ताकत का इन्फ्लुएंस ना हो तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम, क्या बोलते हैं क्लोज सिस्टम। कौन सा सिस्टम क्लोज सिस्टम, जिससे अंदर से बाहर से कोई अंदर ना आ सके, ठीक है सौम्य, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। क्लियर बेटा है ना। तो क्लोज सिस्टम के अंदर इन ए सिस्टम विथ कंजर्वेटिव फोर्सेस, इन ए सिस्टम विथ कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब ये नहीं, अब बोलोगे सर ये कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या चीज़ आ गई। बेटा जीवन में कुछ फोर्सेस होते हैं जिनके अंदर लॉस होता है, जिनके अंदर क्या होता है लॉस होता है, समझ में आया। अब ये मेरे से एक बच्चा कहे देखिए सर वो 30 लाया था, वो 50 लाया था, टोटल पैसा 80 है, बोले सर वो एक नोट देते समय फट गया क्या हो गया फट गया। अब टोटल पैसे कितने काउंट होंगे, 10 रुपए का नोट फट गया तो 80 काउंट होंगे कि 70 काउंट होंगे 70, क्योंकि एक नोट फट गया भाई साहब। तो ये नोट फटने की घटना कहाँ पे होगी, नोट फटने की घटना वहाँ पे होगी जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेस काम नहीं करेंगे, नॉन कंजर्वेटिव काम करेंगे। क्या करेंगे नॉन कंजर्वेटिव। खैर 11th में आपके पास में आएगा वो चीज़। तो मेन बात ये है इन ए सिस्टम विद कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब जहाँ पर कहीं पर घोटाला घपला ना हो रहा होगा एनर्जी का। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्ड, इज ऑलवेज कंजर्ड। समझ में आ गया। ये देखो ये तैराक है, समझ में आ गया भाई साहब, ये तैराक है, इसकी इनिशियल एनर्जी और पानी के बाद गिरने के समय एनर्जी दोनों क्या होगी कांस्टेंट होगी। क्या होगी बेटा कांस्टेंट, मतलब सेम होगी। यानी ई इनिशियल टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी के 2 पार्ट होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल, समझ गए। सो यू कैन राइट इट K1 प्लस P1 इक्वल टू K2 प्लस P2, समझ में आ गया। या K इनिशियल प्लस P इनिशियल इक्वल टू K फाइनल प्लस P फाइनल, समझ में आ गया बेटा। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, समझ में आ गया। कोई दिक्कत है क्या। तो इसकी डेफिनेशन लिखने को आती है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन लिखो। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्टेड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फ्रॉम एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ में आया। देखिए आपने ये डिवाइस देखी होगी, कई बार गिफ्ट शॉप वगैरह मिलता है बेटा। इसको जितनी ज़ोर से उठा करके आप इस पर धक्का मारते हो, बोलो है ना। ये लास्ट वाला यहाँ बंद नहीं होना चाहिए, थोड़ा गैप देना चाहिए था इसको। क्लियर बेटा। ये उतनी ही हाइट तक जाता है उछल करके, जाता है कि नहीं जाता है। मतलब बेटा जितनी ये एनर्जी लेके जाएगा लास्ट वाले को उतनी ही एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ये क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही तो है कि नहीं है। क्लियर कि नॉट क्लियर। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आइए बात करते हैं पावर की। पावर एनर्जी सबके पास है। मान लीजिए बेटा यहाँ 2 स्टूडेंट बैठे हैं, आज पार्थ के पास में 1500 नहीं, पार्थ को खिलाते हैं अपन 2000 कैलोरी एनर्जी। कितनी कैलोरी बेटा 2000। पार्थ खाना पीना खा करके आए हुए हैं हमारे बीच में, इनके पास में 2000 कैलोरी एनर्जी है। और भाई साहब यहाँ सौम्य है, इनके बीच में बेटा 1500 कैलोरी एनर्जी है, 1500 कैलोरी एनर्जी है। समझ में आया। पार्थ ने 2000 कैलोरी एनर्जी स्टार्ट करी खर्च करना, और इसने कहा
सर मैं जो है ना शाम तक आते आते, मतलब कि शाम तक आते आते 5 घंटे में, कितने घंटे में? 5 घंटे में भाई साहब की एनर्जी शरीर में बची 500 कैलोरी। कितनी कैलोरी? 500। कोई कहे 0 कैलोरी, भाई इंसान मर जाएगा बेटा। 0 कैलोरी मतलब ख़त्म हो जाएगा वो। उसके सिस्टम को रन करने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए है। तो चलिए मैं पार्थ की पावर देखता हूँ। तो पार्थ ने कितने समय में खर्च किया? 5 आवर में पार्थ ने कितनी कैलोरी खर्च करी? 1500 कैलोरी। ये सुनो। तो 1 आवर में कितनी खर्च करी बेटा? 1500 बटे 5, यानी 300 कैलोरी पर आवर। समझ में आया बेटा? अब चलिए इनकी देखते हैं। 1500 कैलोरी है इनके पास एनर्जी। क्लियर है? 1500 कैलोरी है। और बेटा जब ये लास्ट में काम करते करते थक जाते हैं तो इन्होंने बेटा एनर्जी इनके पास बची हुई है। कितनी एनर्जी बची हुई है? 300 कैलोरी। कितने कैलोरी? 300। कितने का खर्च हो गया? 1200 का। कितने का खर्च हो गया? 1200 का। अब 1200 इन्होंने 3 घंटे में खर्च करी। कितने खर्च करी? मतलब 3 आवर में भाई साहब ने कितनी एनर्जी खर्च करी? 1200 कैलोरी। तो 1 आवर में कितनी एनर्जी खर्च करी? 1200 बटे 3, यानी कि कितना? 400 कैलोरी पर आवर। समझ में आया? देखिए भले पार्थ के पास ज़्यादा एनर्जी है 2000 कैलोरी, मगर खर्चा ज़्यादा किसका है? पार्थ का, सौम्य का है कि नहीं है? 400 कैलोरी पर आवर। मतलब बेटा पावरफुल ज़्यादा कौन है? जो ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है। क्लियर हो गया? तो बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग, काम करने की रफ्तार, दिस इज कॉल्ड पावर। दिस इज कॉल्ड पावर। या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड पावर। समझ में आ गया? आप कितनी जल्दी काम खर्च कर रहे हो, कितनी जल्दी एनर्जी खर्च कर रहे हो, ये रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। या रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप कितना जल्दी जल्दी काम करके दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड पावर। ठीक है ना? आपके पास खूब एनर्जी है, आप पावरफुल नहीं कहलाओगे। बट आप बहुत जल्दी एनर्जी खर्च कर देते हो, आप क्या कहलाओगे? पावरफुल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा, जीवन में जो चीज़ें पावरफुल हैं, जो भी डिवाइस आप देखते हैं, अरे भाई साहब इसका इंजन तो बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि उसका खर्चा बहुत तगड़ा होगा। क्या होगा? खर्चा बहुत तगड़ा। हार्ले डेविडसन एक गाड़ी आती है, उसका कहते हैं इसका इंजन बहुत पावरफुल है। भाई साहब एवरेज कितने का है? 10 का। कितने का एवरेज है? 10 का। और यहाँ हम ढूंढने जाते हैं, सर जी कोई 80 एवरेज वाली गाड़ी बताओ। समझ गए? तो कहाँ से मिलेगा भाई? पावर मिलेगी तो खर्चा ज़्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? अब एसआई यूनिट इसकी क्या होती है बेटा? वॉट। क्या होती है? वॉट। कल ही बताया था बेटा। वर्क को किस में नापते हैं अपन? जूल में। और टाइम को किस में? सेकंड में। तो जूल पर सेकंड इज कॉल्ड वॉट। जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। अब बेटा बात आती है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारे घर में बेटा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेटा किलो वाट आवर, यानी KWH। जो आपका बिजली का बिल बेटा आता है घर में, वो किससे आता है बेटा? KWH से। KWH से। जैसे देखिए बेटा अभी यहाँ पर यूनिट है 943। 943 लास्ट के 3 डिजिट देखा करते हैं, है ना? तो बेटा अभी मान लो इस महीने दिसंबर में 1 दिसंबर को रीडिंग हो गई 943। एक महीने बाद वो मामू आएगा फिर से और चेक करेगा बेटा, और मान लो रीडिंग हो गई 983। कितनी हो गई? 983। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? 943 यूनिट। क्या बोलते हैं? 943 यूनिट। और ये हो गया बेटा 983 यूनिट। 983 यूनिट। बेटा फ़र्क कितने का आएगा बेटा? हम निकालेंगे 40 यूनिट। मतलब कितनी यूनिट एनर्जी चली? 40 यूनिट। अब बेटा ये 1 यूनिट क्या होता है पहले ये जान लो। ये 1 यूनिट होता है बेटा, 1 यूनिट इक्वल टू होता है बेटा 1 KWH। 1 KWH मतलब बेटा कितनी एनर्जी चली? 40 किलो वाट आवर। 40 किलो वाट आवर। समझ में आ गया? अब बेटा किलो वाट आवर को जूल में बदलो। क्यों? क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। बोलो यस कि नो? एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो 40 मल्टीप्लाई 1 किलो में बेटा कितना होता है? 1000 वॉट, यानी कि वॉट। बोलो हाँ, वॉट यानी कि वॉट। 1 आवर में कितने कितने सेकंड होते हैं? 3600, 3600 सेकंड पूछ रहा हूँ बेटा, मिनट नहीं पूछ रहा हूँ। 1 आवर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड। बोलो यस कि नो? तो 3600 सेकंड बेटा 40 इंटू 2 0 ये 3 0 ये, यानी कि 36 इंटू 10 की पावर 5 वॉट सेकेंड।
वॉट सेकेंड। बेटा ध्यान से देखो, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर को वॉट में नापते हैं, वर्क को जूल में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं। तो वॉट इंटू सेकेंड क्या बन जाएगा बेटा? जूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जूल बन जाएगा। तो बेटा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? देखो 4, 1 0 इसको दे दो, इंटू 36 इंटू 10 की पावर 6 जूल। समझ में आया? इतनी एनर्जी जली है बच्चों। क्लियर हो गया? इतनी एनर्जी आपने 1 महीने में जला ली है। क्लियर हो गया? तो यूनिट का पैसा लगता है आपको 7 रुपये 8 रुपये यूनिट जो भी होती देनी पड़ती है। तो बेटा द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वाट आवर, दैट इज इक्वल टू kWh। बच्चों बस इतना आपको याद रखना है, 10th क्लास में हला किया आएगा, अभी 9th में नहीं है, कि 1 kWh कितना होता है? बोलो 3.6, बोलो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कितने जूल? 10 की पावर 6 जूल। समझ में आ गया? तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल ये पावर है बेटा, है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए तो बेटा देखिए अभी यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, बस कुछ ज़्यादा काम की लाइन नहीं है, वैसे हायर क्लास में आएगी। बेटा 2 तरीके के फोर्स होते हैं। एक ऐसा फोर्स जिसमें आपका किया गया काम बिल्कुल उतना वापस आ जाता है, उस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? जैसे समझो, मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ठीक है। आपने इस स्प्रिंग को खींच करके 2 जूल का काम कर दिया, बोलो है ना। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन में सेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और आपका 2 जूल का काम लौटा देगी कि नहीं लौटाएगी? लौटा देगी ना। मतलब ऐसा फोर्स जिसके अंडर में किया गया वर्क डन आपको वापस मिल जाता है, ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। बोले यस और नो। अब आपने क्या किया? आपने चप्पल हाथ में पहन ली। कहाँ पर पहन ली चप्पल? हाथ में। चप्पल यानी स्लीपर्स हाथ में आपने पहन ली, और इस चप्पल को ले करके, ये चप्पल भाई साहब बना लूँ मैं, ये चप्पल है, ये बद्धी लगी होती है ना, ऐसे ही है ना, ये बद्धी लगी हुई है, और यहाँ पर आपने हाथ पहन ली और आपने यहाँ से चप्पल को घसीटना शुरू कर दिया, यहाँ तक घसीटा, और आपने कुछ वर्क कर दिया, मान लीजिए 3 जूल। कितना जूल? अब ये बताइए क्या किसी भी तरीके से ये चप्पल यहाँ वापस आ सकती है? नहीं आ सकती है। जो आपका 3 जूल घसीटने में खर्च हो गया क्या आपको वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। मगर स्प्रिंग में तो मिल जाता ना। तो बेटा ऐसा फोर्स जिसमें लॉस होता है, समझ गए, जो आपको वापस नहीं मिलता है वर्क डन, ऐसे फोर्स में जिसमें वर्क डन वापस ना मिले, उस फोर्स को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? हाँ। और जिसमें आपका वर्क डन वापस मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ गया? तो ऐसे फोर्सेस कौन कौन से हैं? बोलो कंजर्वेटिव, बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स। समझ में आ गया? तो बेटा ये जो फोर्सेस होते हैं जिनमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, इनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। हो गया, इंट्रोडक्शन दिया गया है, ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा ये, बस। तो ये देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने वर्क डन पढ़ा। वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू F इंटू एस, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। फिर मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा दी, हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पूरा नाम अधूरा है, कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? नाउ वर्क डन बाई ग्रेविटी दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा u, है ना। एंड पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू F इंटू वी। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गया F इंटू वी? सो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। बोलिए हाँ। वर्क इक्वल टू मैंने क्या पढ़ाया था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना? बच्चों आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो आंसर क्या आ गया? F इंटू वी। तो ये आप बना के लिख लीजिए, F इंटू वी। अभी तक आया नहीं था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बन जाएगा ना? एनी प्रॉब्लम बच्चों? तो ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी F W इज इक्वल्स टू बेटा निगेटिव ऑफ U2 माइनस U1, दैट इज निगेटिव ऑफ डेल्टा U। इसे याद रखिएगा अच्छे से। चलिए नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। यहाँ पर आपका टॉपिक फिनिश हो जाता है। सबसे ऊपर माइंड मैप दिया है। अब आप माइंड मैप पढ़ सकते हैं यहाँ पे बायजूस का,
ये देखिए माइंड मैप आपने जो जो पढ़ा है, ये तो टॉपिक थे। सबसे पहले मैंने आपको वर्क डन पढ़ाया। वर्क डन में 3 टाइप के वर्क डन, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। फिर उसके बाद कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर मैकेनिकल एनर्जी, द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल जो पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या होती है, mgh, एंड दिस इज हाफ mv स्क्वायर। देखिए जो हाइट वाली पोटेंशियल एनर्जी है, जो ग्रेविटी के सेंस में डिफाइन होती है, उसका पूरा नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बट आपके सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इसलिए जब भी पोटेंशियल एनर्जी कही जाएगी तो या तो ग्रेविटेशनल बात कही जाएगी या इलास्टिक बात कही जाएगी। बट न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में जो भी हैं वो ग्रेविटेशनल के ही हैं। किसके हैं? ग्रेविटेशनल के। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन मतलब जहाँ पर फ्रिक्शन ना हो, मतलब जहाँ पर लॉस ना हो। और जहाँ पर लॉस ना हो मतलब कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एंड P इज इक्वल टू W/T। और कमर्शियल यूनिट क्या होती है? kWh। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। क्या होती है? वॉट। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका क्या होता है? फिनिश।